आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। बेताबी तेरे इश्क की भाग एक। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले काफ़ी टाइम से बहुत बिजी शेड्यूल था, जिस वजह से चैनल को टाइम नहीं दिया गया। लेकिन आज आपके लिए फिर से एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है बेताबी तेरे इश्क की। तो हर बार की तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। वो लड़का जिसे प्यार का मतलब नहीं पता था, वो लड़की जिसे बस अपनी दुनिया प्यारी थी। दोनों की राहें अलग थी, सोच अलग थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक टक्कर अनजाने में हुई, लब टकराए, नजरें मिली और कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई। दोनों झेप गए, कुछ कहे बिना आगे बढ़ गए। पर उस एक पल ने उनके दिल में कुछ छोड़ दिया था। एक एहसास, एक सवाल, एक अधूरा रिश्ता। वो लड़का लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। जिसके लिए वो सगाई करने जा रहा था, अब उसके दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसका दिल अनजाने में उसी लड़की को अपना मान चुका था। वो इंतज़ार करता रहा, हर राह, हर स्टेशन, हर मोड़, हर भीड़ में उसे ढूंढता रहा। कई दिन बीते, लेकिन बेताबी तेरे इश्क की हर रोज़ और गहरी होती गई। और फिर एक दिन वही चेहरा, वही नज़रें, वही लब उसे फिर से दिखे। और इस बार वो सिर्फ टकराए नहीं, बल्कि थम गए, एक दूसरे के लिए। बोक्रो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। सुबह के 4 बजने वाले थे। मार्च महीने का पहला सप्ताह। गुलाबी ठंड और हल्की सी धुंध। 2 प्लेटफॉर्म वाला छोटा सा रेलवे स्टेशन। दोनों प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वेटिंग रूम में कुछ पैसेंजर अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी ट्रेन के आने की घोषणा होती है, तो वहाँ यात्रियों की हलचल बढ़ जाती है। चाय वाले भी अपनी अपनी केतली संभाले प्लेटफॉर्म पर निकल चुके थे। रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है। उसमें से एक लड़की निकलती है और अपने फ़ोन में समय देखती है। फिर ऑटो वाले को पैसे देती है और एक छोटा सा बैग निकालकर पीठ पर टांग लेती है और अंदर तेज़ी से भागती है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुक जाती है। कुछ यात्रियों को छोड़कर सभी अपनी अपनी बर्थ पर दुबके हुए हैं। जिन यात्रियों का पड़ाव बोकारो स्टेशन है, वो ट्रेन से उतर रहे हैं, और जिन्हें ट्रेन पकड़नी है, वो प्लेटफॉर्म छोड़ने की तैयारी में हैं। ट्रेन के उस डिब्बे में अचानक एक भजन सुनाई देने लगा। कुछ बुजुर्ग भजन सुनकर अपनी जगह पर उठकर बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कर रहे हैं। कुछ अपनी नींद में व्यवधान पड़ने के कारण नाराज़ भी होने लगते हैं। ध्यान दोनों पर पता चलता है कि एक यात्री के फ़ोन से इस भजन की आवाज़ आ रही है। जिस यात्री के जेब में फ़ोन बज रहा है, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। डिब्बे के आधे से ज़्यादा यात्री उठ चुके थे, मगर उसकी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार निचले बर्थ वाले पैसेंजर ने उठकर मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर को हल्का सा हिलाकर जगाया, तो वो हड़बड़ा से एकदम उठ बैठा। हड़बड़ाकर उसने मोबाइल निकाला, तो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था, जो इस नाम से था, बड़े पंडित जी। जब तक वो फ़ोन रिसीव करता, फ़ोन कट चुका था। ट्रेन रुकी हुई थी। उसने समय देखा, 4:04 हो चुके थे। इसका मतलब वो अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उसने ऊपर बर्थ सोए हुए अपने साथी को जगाना शुरू कर दिया। ओए पंडित, उठ जा बे, बोकारो पहुंच गए हैं हम। मगर उसका साथी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जल्दी जल्दी वो बर्थ पर बिछाई हुई चादर लपेट कर अपने बैग में डाल देता है। फिर दूसरा बैग नीचे से खींचने की कोशिश करते हुए अपने साथी को आवाज़ लगाता रहता है। 4:07 हो चुके थे। 4:10 में वो ट्रेन खुलने वाली थी। उधर वो लड़की तेज़ी से ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे वो ट्रेन पकड़नी है। वो घबराई हुई सी है, पलटकर पीछे देखती है, मगर रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती है। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदम थरथरा रहे हैं। उसकी पलकें भीगी हुई हैं। उसने काली जीन्स के साथ सफ़ेद रंग की हाई नेक पहनी हुई है, साथ ही गुलाबी रंग की हुडी डाल रखी है। उसके पीठ पर छोटा सा बैग है। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जिसे वो अपने स्लीव से छुपाने की कोशिश कर रही है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर स्टेशन में दाखिल होती है।
बहुत कोशिशों के बाद आखिर वो पहला लड़का अपने दूसरे साथी को नींद से जगाने में कामयाब हो गया। उसने बाकी सहयात्रियों से असुविधा के लिए माफ़ी मांगी और मदद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, आप सबकी नींद खराब करने के लिए हम दोनों क्षमा मांगते हैं, साथ ही हमें नींद से जगाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। इतना कहकर वो ट्रेन से नीचे उतर गया और आवाज़ दी, पंडित जी नीचे पधारिए, अब ट्रेन को जाने दीजिए। उसकी बात सुनते हुए पीछे से उसका साथी नीचे उतरा और अजीब सा मुंह बना दिया। उस लड़के ने ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद रंग का लंबा कुर्ता पहना हुआ था। क्योंकि ठंड थी, उसने भूरे रंग का स्वेटर डाला हुआ था। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी थी और मूछें ऊपर की तरफ घूमी हुई थी। माथे पर उसके चंदन का तिलक लगा हुआ था, जिसकी उपस्थिति बहुत कम हो चुकी थी। उसके गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वो लगभग 6 फुट लंबा था। उसका व्यक्तित्व उसकी नींद के प्रभाव में भी दब नहीं रहा था। पहला लड़का, उसका कद 5 फुट 8 इंच के करीब था। उसने क्रीम कलर की पैंट के साथ लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, काले रंग का जैकेट पहन रखा था और गले में मफलर लपेटा हुआ था। उसने दोनों हाथों में 2 बैग पकड़े हुए थे और घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो दूसरा लड़का जो उसके पीछे ट्रेन से उतरा था, वो उससे आगे निकल गया। उसकी आंखें अधखुली थी और वो बेपरवाह चार्ल्स स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ चला। रास्ते पर कोई भी नहीं था। वो आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसका दोस्त सामान लिए धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे जाकर रोशनी कम थी। उसी गलियारे में वो लड़की तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वो उस रुकी हुई ट्रेन में बैठना चाहती थी। आगे वाला लड़का अभी आधी नींद में ही था और दाएं मुड़ने के बजाय मुड़ने वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, अबे पंडित, बाएं नहीं दाएं जाना है बे। वो लड़का अपने साथी की बात सुनकर दाएं मुड़ गया, लेकिन अचानक से वो उस लड़की के सामने आ गया। लड़की वैसे भी जल्दी में थी और अचानक से किसी के सामने आ जाने से खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा गई। उसके पीठ पर टंगा बैग नीचे गिर चुका था और वो भी गिरने ही वाली थी। उसने बचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उस लड़के की कलाई उसके हथेली को लगी, पर वो लड़का इतनी स्फूर्ति में नहीं था कि वो उस लड़की को बचा सके। उस लड़की ने उस लड़के की कलाई पकड़ ली थी, मगर वो लड़का सीधा रहने के बजाय उस लड़की की तरफ ही गिरने लगा। वो लड़की गिरते गिरते उस लड़के को भी अपने ऊपर गिरा चुकी थी। लड़की नीचे गिरी हुई थी। उसके सिर पर चोट आई थी। उसने दर्द से आंखें मींची थी और चीखने के लिए मुंह खोलना ही चाहा, मगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। उसे अपने शरीर के साथ होठों पर भी भार महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो हैरानी से उसकी आंखें और बड़ी हो गई। वो लड़का उस लड़की के ऊपर ऐसे गिरा था कि उसके होंठ उस लड़की के होंठों को अपने कब्जे में कर चुके थे। चाहकर भी वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। उस लड़के की हालत उस लड़की से भी ज़्यादा खराब थी। उस लड़के की आंख पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने खुद को एक लड़की के ऊपर पाया, वो भी उसके होंठों को किस करते हुए। उसके शरीर में कंपन होने लगी। वो उस लड़की से दूर होना चाहता था। वो अपने हाथों का इस्तेमाल उस लड़की से दूर होने के लिए करना चाहता था, मगर उस लड़की को हाथ लगाने से भी डर रहा था। इसी वापों में वो दोनों उसी अवस्था में पड़े रहे। लड़की की सांस फूलने लगी। उसने अपने पैर पटक कर लड़के को हिलाया, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। लड़का जैसे सुन्न हो चुका था और लड़की घबरा गई थी, मगर सदमे में तो वो लड़का था जो पीछे खड़ा इस दृश्य का साक्षी बन चुका था। उसने अपने हाथ से झटके से दोनों बैग पटक दिए और माथे पर हाथ रखकर अपने तलवों पर भार देकर बैठ गया और बोला, हे बजरंगबली। फिर उस लड़के को घूर कर बोला, क्या किया बे? ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, पराई स्त्री को स्पर्श किया। स्पर्श तो ठीक था, पर तूने तो चुंबन भी ले लिया बे। उसकी आवाज़ में क्रोध और बेबसी दोनों ही थे। वो लड़का घबराया हुआ ही था। अपने साथी की बात सुनकर उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो लड़की भी उसके सामने उठकर बैठी अपना सिर सहला रही थी। उस लड़के ने सिर पर हाथ धरे ही ना में कई बार सिर हिलाया और कहा, इतने वर्षों की तपस्या भंग हो गई बे पंडित। 4 दिनों की बात ही तो थी, आज तूने ये कांड कर दिया बे। अब वो नीचे पड़ा हुआ लड़का, जिसे उस लड़के ने पंडित कहकर पुकारा, वो भी थोड़ा संभल चुका था। उसने कहा, हमने कुछ भी नहीं किया बे, ये लड़की अचानक से आ गई। उसके कुछ भी बोलने का असर उसके दोस्त पर नहीं हुआ। वो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था, हे बजरंगबली।
अब बड़े पंडित को क्या जवाब देंगे हम, क्या कहेंगे उनसे? इतने वर्षों तक किसी भी लड़की को तुम्हारे आसपास फटकने भी नहीं दिया हमने, कभी कोई बाधा नहीं आने दी। और आज जब तुम्हारे ब्रह्मचर्य में 4 ही दिन शेष थे तो तुमने ये कांड कर दिया बे। एक अनजान कन्या का स्पर्श कर लिया, स्पर्श ही नहीं चुंबन ले लिया। बजरंगबली क्षमा नहीं करेंगे तुमको। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करने में बस 4 दिन ही शेष थे और ये तो वो कन्या भी नहीं है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है बे। काफ़ी देर तक वो यूं ही अपने दोस्त को कोसता रहा। वो लड़का सर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। वो लड़की भी उनकी बातें सुनकर घबरा गई। उसने एक नज़र उस लड़के को देखा। उसकी वेशभूषा में वो साधारण नहीं लग रहा था। ऊपर से इतना सुनने के बाद भी वो घबरा गई। क्या मेरी वजह से पंडित जी का व्रत टूटा? उसके साथ क्या हुआ वो भूल गई। कोई और होता तो लड़की अब तक शायद बहुत कुछ सुना चुकी होती, मगर यहाँ तो वो लड़का ही खुद ही पंडित बना बैठा दुखी हो रहा था। उस लड़के का ध्यान उस लड़की की ओर गया जो भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने उसे देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दो बहन। उस लड़की ने के साथ उस दोस्त की भी भौहें तन गई। वो फटाक से आगे बढ़ा और कहा, बहन जी इसे क्षमा कर दीजिए, जो हुआ दुर्घटना थी। हम दोनों ने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा ली है। हम किसी लड़की की तरफ आंख नहीं उठाते। हम सभी लड़कियों को अपनी माता और बहन ही मानते हैं। आज अनजाने में हमसे ये पाप हुआ है। वो लड़का उस लड़के को यकीन दिलाने में लगा था कि वो शरीफ इंसान है। ट्रेन के छूटने का भी वक्त हो रहा था। वो लड़की खुद को संभाल कर उठी और खड़ी होते हुए बोली, सॉरी पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। ये एक दुर्घटना थी बस। अनजाने में हुई गलती ईश्वर माफ़ कर देते हैं। ये कोई पाप नहीं। आपका व्रत नहीं टूटा, इसीलिए निराश मत होइए। लड़के ने लड़की को पहली बार ध्यान से देखा। गेहुआ रंग, आत्मविश्वास से भरी हुई मगर थोड़ी परेशान, गहरे रंग के पतले होंठ और गालों पर बिखरी लटें, कद 5 फीट 3 इंच के लगभग। अपने जीवन में पहली बार उसने इतने ध्यान से किसी लड़की को देखा था। उस लड़की ने अपनी बात कहकर अपना बैग उठाया और ट्रेन की तरफ तेज़ी से बढ़ गई। दोनों लड़के उसे जाते हुए देखते रहे। ट्रेन चलने ही वाली थी। लड़की दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ गई और ट्रेन चली गई। दोनों लड़के थोड़ी देर वहीं जमे रहे, फिर धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। बाहर टैक्सी उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ही मरे हुए कदमों से जाकर टैक्सी में बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद ही टैक्सी को ऑपरेटिव कॉलोनी के एक आलिशान घर के बाहर आकर रुकी। घर के बाहर बड़ा सा दरवाज़ा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भार्गव निवास। दोनों लड़के टैक्सी से उतर गए। टैक्सी की आवाज़ सुनकर दरबान बाहर आया और गेट खोल दिया। उसने दोनों लड़कों को देखकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जवाब में दोनों ने भी हाथ जोड़ दिए। भार्गव निवास के सभी सदस्य ब्रह्मबेला में उठ जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। घर में उनका जोरदार स्वागत हुआ। भार्गव परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की आयु 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी। ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। उस परिवार के लोग अभी भी आश्रम व्यवस्था में विश्वास रखते थे। जीवन के शुरुआत 25 वर्ष संन्यास आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा एवं स्वविकास का कार्य करते थे। 25 वर्ष पूर्ण होते ही उनका विवाह हो जाता था। 50 वर्ष की आयु तक वो सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे। 50 वर्ष के पश्चात वो धर्म, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में अपना योगदान देते थे। चौथे आश्रम अर्थात 75 वर्ष की अवस्था में वो सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का त्याग कर सन्यासी बन जाते थे। वो देश के किसी भी मठ आश्रम में ईश्वर भक्ति करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। भार्गव परिवार अभी भी इस परंपरा का पालन करता था। कहते हैं कि इनके पूर्वजों ने बोकारो के प्रसिद्ध राम मंदिर की स्थापना की थी। धीरे धीरे राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण हुआ और भार्गव परिवार ने आजीविका के लिए दूसरे कार्य प्रारंभ किए। भार्गव परिवार के सदस्य कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। दोनों लड़कों ने घर में कदम रखा। परिवार के सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया ताकि वो दोनों जल्दी से तैयार होकर सुबह की पूजा में शामिल हो सके। घर के मंदिर में पूरा परिवार एकत्र हो चुका था। सबसे आगे श्री सत्यप्रकाश भार्गव अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ खड़े थे। उनके 2 कदम पीछे दाहिनी तरफ उनके बड़े सुपुत्र श्री सोम प्रकाश भार्गव अपनी पत्नी शालिनी भार्गव के साथ खड़े थे। उनके बाईं तरफ उनके छोटे बेटे और उनकी पत्नी अलक प्रकाश भार्गव और उनकी पत्नी अलका भार्गव खड़ी थी। उनके साथ उनकी बेटियां आशी भार्गव और मिशा भार्गव खड़ी थी।
पूजा शुरू होने वाली थी, तभी भागते हुए वो दोनों भी आए और सोम प्रकाश भार्गव और शालिनी भार्गव के पीछे खड़े हो गए। सोम प्रकाश भार्गव एवं शालिनी भार्गव के इकलौते सुपुत्र युवराज भार्गव। हाँ जी, यही हैं हम सबके दिलों पर राज करने वाले हमारी कहानी के सुपर हीरो। लेकिन यहाँ कहानी के प्लॉट के हिसाब से युवराज का सरनेम चेंज है और किरदार पिछली बाकी कहानियों से एकदम हटके है। और उनके साथ उनके साथी, उनके हमदम जिनके बिना युवराज अधूरे से लगते हैं। संजय राज शर्मा इस परिवार के तो नहीं, मगर बचपन से ही वो युवराज के साथ रह रहे हैं। उन्हें युवराज की मदद के लिए रखा गया था। अब वो दोस्त भी हैं और हमराज भी। एक एक करके सभी सदस्यों ने पूजा की। सभी छोटों ने पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद दिया। युवराज भी अपने दादा सत्यप्रकाश भार्गव के पैर छूकर खड़ा हुआ तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठा एक साथ नाश्ता कर रहा था। पर खुशी की वजह कुछ और थी। आशी और मीशा भी बहुत उत्साहित थी। इनकी खुशी का कारण था युवराज भार्गव की सगाई, जो 4 दिन बाद उसके 25वें जन्मदिन पर होने वाली थी और उसके 1 हफ्ते बाद ही शादी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। आखिरी चरण की तैयारी युवराज ने से संबंधित ही थी, मगर युवराज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं ये सगाई और शादी नहीं कर सकता। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सभी की आंखें मानो बाहर आने वाली हों। युवराज की बात सुन ऐसा लगा मानो वहाँ वज्रपात हो गया हो। सभी एकदम मूर्ति बने हुए युवराज को देखने लगे। वहीं संजय राज और संजू ने अपने सर पर हाथ रख लिया ताकि उसे किसी के नज़रों का सामना न करना पड़े। बोकारो सेक्टर 1C, वो घर फूलों से सजा हुआ था। टेंट वाले, लाइट वाले सभी आकर अपना काम करने में लगे हुए थे। केटरर सामान की लिस्ट लाने वाले थे। सजावट का ढेर सारा सामान फैला हुआ था। वहीं बर्तन पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस घर में किसी की शादी है, मगर घर का सन्नाटा किसी बात का मातम बना रहा था। लगभग 40 वर्षीय एक औरत चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसे घेरे हुए 3 लड़कियां बैठी हुई थी। चारों बहुत उदास थी। कमरे के बाहर कुछ औरतें बैठी बातें बना रही थी। वहीं एक 45-46 साल का आदमी फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आया। क्या बोल रहा है? कुछ पता नहीं चला उसका? उसके कोई दोस्त को जानता है तो बताओ। निराश सा वो आदमी वहीं कुर्सी पर बैठ गया। तभी लगभग 50 साल की एक औरत बोली, ये श्रद्धा कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ी। ब्याह का 1 दिन पहले भाग गई हैं। इतना पढ़ाई लिखाई खर्चा किया, तुम उसको आज ई दिन दे के भाग गई। दुनिया वाला तो यह कहेगा नू कि अपना चाचा चाची का प्यार दुलार में ही कमी रह गया होगा, उनका परवरिश में कमी रहा होगा, तबे न तुम्हारे इज्जत का ध्यान भी नहीं दी, अब भाग गई। इस कहानी में आप बिहारी हिंदी सुनेंगे, मतलब बिहारी एक्सेंट वाली हिंदी। उसके साथ वाली औरत मुंह में आंचल दबाए रोने की कोशिश करते हुए बोली, बड़का बाबू अब बड़की दुल्हन आज जिंदा रही तो एक दिन देख के साँचनो सच में मर जात। दूसरी औरत फुसफुसाई, लगता है ई ब्याह से खुश नहीं थी, जबरदस्ती ब्याह करवा रही थी ई लोग। लड़का पसंद नहीं होगा उसको, खुल के चाचा चाची को कह नहीं पाई, वहीं से भाग गई। उसके साथ वाली औरत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हमको भी यही लग रहा है, यो हो सकता है कि उसको किसी और को पसंद करती होगी इसलिए भाग गई। आजकल की लड़की लोग का कोनो भरोसा नहीं, वो भी इतना बोकारो का लड़की सन का बर्बाद में होती है, अब पहले बॉयफ्रेंड बना लेती है सब। धीरे धीरे ये बात घर से निकलकर पूरे मोहल्ले में फैल गई कि फैलाने की घर की लड़की शादी के दिन पहले घर से भाग गई है। ये घर है प्रेम प्रकाश यादव का, जिनके बड़े भाई की पुत्री श्रद्धा यादव की शादी होने वाली थी। ये परिवार मूलतः बिहार के सीवान ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन 2 पीढ़ियों से बोकारो में ही बसे हुए हैं। इस परिवार की बड़ी बेटी शादी के 1 दिन पहले घर से भाग गई। श्रद्धा को सभी श्री बुलाते हैं। श्री के माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी जब श्री 15 साल की थी और उसकी छोटी बहन तनिष्का उर्फ तनु 10 साल की थी। उसके बाद उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी उनके चाचा चाची पुष्पा यादव ने ले ली। प्रेम प्रकाश और पुष्पा की भी 2 बेटियां हैं, रत्ना रतन यादव और रश्मिका राशि यादव।
रतन तनु से 2 साल बड़ी थी और राशि सबसे छोटी थी। वो तनु से 2 साल छोटी थी। चारों बहनों में बहुत प्यार था। पुष्पा और प्रेम ने चारों को एक समान प्यार दिया, चारों को एक समान ही पालन पोषण किया। श्रद्धा पहले भी अपने चाची के करीब थी और अपने माता पिता के जाने के बाद वो उनके और ज़्यादा करीब हो गई। पुष्पा भी उस पर जान छिड़कती थी। श्री भी अपने माता पिता की तरह ही उन्हें प्यार और सम्मान देती थी। प्रेम का कपड़ों का व्यवसाय था। उसका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं, मगर फिर भी अच्छे परिवारों में से था। श्रद्धा के इस कदम ने सबको बहुत आहत किया था। लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया था। ऐसे मौक़ों पर अपने रिश्तेदार ही जो मेहमान बनकर आए होते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। पुष्पा अपनी बेटियों के साथ कमरे में बैठी थी। तनु घबराई हुई सी थी, जिसे रतन ने अपने सीने में छुपाया हुआ था। जब औरतों के व्यंग्य बाण पुष्पा के कानों से लेकर दिल भी भेदने लगे, तो उसने तीनों बेटियों को कमरे में ही रहने की हिदायत दी और खुद बाहर निकल गई। यथासंभव उसने अपनी बोली नियंत्रण में रखकर मुस्कुराते हुए उन औरतों की तरफ मुंह करके कहा, "ई बुआ जी, दीदी लो, सारा चुगली का प्रोग्राम इवे करिएगा, कुछ बचाकर अपना अपना घर भी ले जाइए। कोनो मिठाइयाँ या तोहफे तो अब हम दे नहीं पाएंगे नु, तो हमारी बेटी लोग का बुराई ही लेके जाइए, अपना अपना घर में आस पड़ोस में बांट दीजिएगा।" बूटी जी बोली, "ए दुल्हन, मैं कैसे कह रही हूँ, हम लोग तो दुखी बतिया रहे हैं ना।" पुष्पा हाथ जोड़कर बोली, "ए बुआ, इस तरह दुख बतियाने से काम नहीं होगा ना, उगर बढ़ेगा। वैसे भी अब ब्याह नहीं होगा तो आप लोग रुक कर क्या करिएगा बुआ जी?" "लेकिन दुल्हन, टिकट ते ब्याह के 2 रोज बाद का है ना हम लोग का ना।" पुष्पा चुप रह गई। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो अंदर आ गई और एक चिट्ठी लाकर प्रेम के हाथ पर रख दी, जो श्री ने लिखी थी। घर छोड़ने से पहले इधर भार्गव निवास में युवराज भार्गव की बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। युवराज कभी भी कोई बात बिना सोचे समझे नहीं करता था, इसीलिए उसके इस कथन से सभी हैरान रह गए। शालिनी भार्गव ने संयम खोते हुए कहा, "क्यों, ऐसा क्या हो गया युवराज? कल तक तुम इस विवाह के लिए तैयार थे, अचानक क्या हो गया? सभी तैयारियां हो चुकी हैं, निमंत्रण पत्र पड़ चुके हैं, अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने का अधिकार किसने दिया तुम्हें?" सत्य प्रकाश भार्गव ने हाथ के इशारे से सभी को शांत रहने को कहा और युवराज की तरफ देखकर कठोर आवाज में बोले, "युवराज, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं?" युवराज ने धीमे मगर स्पष्ट स्वर में कहा, "जी दादाजी, क्या आप हमें कारण नहीं बताएंगे?" युवराज ने सर उठाकर और सबकी तरफ देखा और फिर उसने संजू की तरफ देखा तो उसने नाम में सर हिला दिया। उस ऐसा करते हुए सत्य प्रकाश जी ने देख लिया। बुलंद आवाज में बोले, "संजू, आप बताइए, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं?" संजय के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सर झुकाए हुए रेलवे स्टेशन पर हुई सारी घटना सुना दी। सभी उस घटना के बारे में जानकर आश्चर्य से युवराज को देखने लगे। सोम भार्गव ने पूछा, "वो कन्या कौन थी?" "हमें नहीं पता पिताजी," युवराज ने नजरें झुकाकर कहा। "कहाँ की रहने वाली है?" "नहीं पता पिताजी।" "तो आपको पता क्या है? जब आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर विवाह से मना क्यों कर रहे हैं आप?" सभी की आंखों में नाराजगी और सवालों की बौछार देखकर युवराज ने गहरी सांस ली। वो उनमें से किसी को नाराज या अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने कहा, "हमारा परिवार एक विवाह और एक ही साथी की परंपरा को मानता आया है। हर पुरुष ने एक स्त्री के अलावा संसार के बाकी स्त्रियों को माता या बहन की दृष्टि से ही देखा है। अगर मैं अन्य किसी स्त्री से विवाह करता हूँ तो उस लड़की को कभी भी अपनी माता या बहन की दृष्टि से नहीं देख पाऊँगा। इसीलिए इसका केवल एक ही उपाय है कि मैं उस लड़की के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को अपनी माता या बहन मान लूँ।" शालिनी जी ने आक्रोश में आकर कहा, "उस लड़की का क्या, जिसने तुम्हारे साथ विवाह के सपने देखे हैं, जो तुम्हें अपना मान चुकी है?" युवराज ने थोड़ी देर के लिए खामोशी ओढ़ ली, फिर कहा, "माँ, मुझे उसके लिए दुख है और अफसोस भी, किंतु मुझे यकीन है कि उसके मन में अब तक मेरे लिए कोई भावना उत्पन्न नहीं हो पाई होगी। उसने ना अब तक मुझे देखा है और ना ही मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। अगर वो अचानक कभी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी बहन की दृष्टि से ही देखूंगा। शालिनी, ऐसा नहीं हो सकता युवराज, तुम इस विवाह के लिए ना नहीं कर सकते। युवराज, मैं ना कर चुका हूँ माँ। तुम उस लड़की को जानते तक नहीं, उसका नाम उसका पता कुछ भी नहीं। मैंने उसे स्पर्श किया है माँ, चाहे वो एक दुर्घटना ही क्यों ना हो। आप ही कहती है ना कि इस संसार में जो भी होता है उसके पीछे ईश्वर की मर्जी होती है। ईश्वर ने स्वयं मुझे उसके साथ बांधा है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर मुझे उससे ज़रूर मिलवा देंगे। इस बार सोम भार्गव की आवाज़ गूंज उठी। और अगर वो लड़की ना मिली तो? युवराज ने एक नज़र सभी घरवालों पर डाली और अपने गले के लॉकेट को हाथ में लेकर बोला, बजरंगबली को साक्षी मानकर मैंने स्वयं को उस लड़की से बांध लिया है। वो लड़की इस डोर से खींचते हुए मेरे सामने आ जाएगी। उस दिन मैं गृहस्थ जीवन में पांव रखूंगा, वरना मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सोम भार्गव ने कहा, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो तुम, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। युवराज ने कहा, आप सब आज्ञा दे तो मैं उस परिवार से स्वयं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। सभी मौन हो गए। युवराज ने अपना निर्णय ले लिया था और सभी जानते थे कि वो आसानी से अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। सत्यप्रकाश भार्गव अब तक मौन रहकर सारी बातें सुन रहे थे, मगर उनका हृदय और मस्तिष्क मौन नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वो विवाह नहीं हुआ तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर कितनी उंगलियां उठेंगी। युवराज जो कह रहा था वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था, मगर जो आदर्श उनके परिवार ने तय किए थे उन आदर्शों के अनुसार युवराज की बात गलत नहीं थी। सत्यप्रकाश भार्गव गहन सोच में डूब गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि परिवार के किसी सदस्य ने अपनी मर्जी से विवाह किया हो या अपनी पसंद रखी हो। युवराज पहला ऐसा सदस्य था और शायद पहली बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। काफ़ी सोच विचार के बाद सत्यप्रकाश भार्गव ने अपना फैसला सुना दिया। 2 घंटे बाद महंत जी और अन्य गणमान्यों को ज़रूरी वार्ता करने हेतु आमंत्रित किया जाए और भारद्वाज जी को भी अवश्य निमंत्रण दिया जाए। हम पूरे समाज के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विवाह क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अकेले में चुपचाप ये रिश्ता तोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ उस परिवार की भी बहुत बदनामी होगी। फिर उस कन्या के विवाह में अड़चन आएगी। बिना किसी अपराध वो कन्या अपराधिनी बना दी जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस वार्ता में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस कन्या का कोई दोष नहीं। इसके लिए हमारा परिवार उत्तरदायी होगा। शालिनी भार्गव इस बात के लिए सहमत नहीं थी। वो चाहती थी कि युवराज अपना निर्णय बदल दे और इस विवाह के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा, पिताजी, युवराज में अभी इतनी व्यवहारिकता नहीं है कि वो भला बुरा समझ पाए। आपके इस निर्णय से उस कन्या का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, हमारे परिवार का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। युवराज इकलौते पुत्र हैं इस खानदान में। अगर इन्होंने विवाह नहीं किया तो हमारे भार्गव परिवार का वारिस कैसे होगा? भार्गव परिवार का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? शालिनी के इस तर्क ने सबको सोचने पर विवश कर दिया। शालिनी देवी को एक आस की नजर आई। उन्होंने कहा, और फिर क्या भरोसा वो लड़की कल को हमें मिल भी गई तो वो इस परिवार के योग्य ना हुई तो क्या होगा? भार्गव परिवार की बहू बनना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वो इसके योग्य होगी? और सबसे बड़ी बात, अगर वो ब्राह्मण परिवार से ना हुई तो क्या करेंगे हम सब? युवराज शालिनी जी की तरफ मुड़कर बोला, माँ, हर व्यवस्था समय के साथ बदलती है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सभी मनुष्य एक समान होते हैं। जाति, सामाजिक स्तर आदि मनुष्यों ने तय किया है। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो एक सामान्य इंसान है। चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हो, मैं उसे ही अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। शालिनी जी चीख ही पड़ी। उन्होंने कहा, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी। क्या करोगे अगर वो विवाहिता हुई तो? या फिर उसने तुमसे विवाह करने से इनकार कर दिया तो? युवराज ने सहज होकर कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे सिवा उससे कोई विवाह नहीं कर पाएगा, और फिर भी यदि ऐसा हुआ तो मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा। इतना कहकर युवराज अपने कमरे में चला गया। सत्यप्रकाश भार्गव ने ज़रूरी मीटिंग की तैयारी करने को कहा और वो भी अपने कमरे में चले गए। यादव परिवार शोक में डूबा हुआ था। तीनों लड़कियां बहुत घबराई हुई थी। वहीं प्रेम और पुष्पा यादव अपने ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों से घिरे हुए उनके अपेक्षाओं को सुन रहे थे। तभी पुष्पा ने वो चिट्ठी लेकर प्रेम के हाथों में रख दी जो श्रद्धा ने लिखी थी। निराश और हताश प्रेम यादव वो चिट्ठी पढ़ने लगे। छोटी मम्मी और छोटे पापा, आप दोनों मुझसे बहुत नाराज़ होंगे और दुखी भी। यकीन मानिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर कोई और विकल्प नहीं था। छोटी मम्मी, आप तो जानती हैं ना कि मैं डिज़ाइनिंग मेरा जुनून है। 1 महीने पहले मैंने मशहूर ब्रांड दी अलीशा जे के लिए अप्लाई किया था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उम्मीद के उलट 1 दिन पहले उनका मेल आया। उन्हें मेरे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। उन्होंने 2 साल की इंटर्नशिप ऑफ़र की। मैं खुशी से पागल हो गई थी। ऐसे में अगर मैं ये शादी करती तो मेरे सपने हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे।
छोटी मम्मी, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप सब कुछ संभाल लोगे, क्योंकि आप सुपर कूल मम्मी हो ना। आपने सिखाया है कि समाज के 4 लोगों की परवाह करोगे तो कभी खुशी से जी नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने अपने सपनों को उड़ान दे दी। आप भी समाज के 4 लोगों की परवाह मत करना और छोटे पापा को भी मत करने देना। रत्ना, तनिष्का और रश्मिका तीनों के साथ अपना भी ख्याल रखना। मेरा वादा है जब मैं लौटूंगी तो कुछ बनकर लौटूंगी। आज मेरी वजह से आपकी परवरिश पर उंगलियां उठ रही होंगी, मगर जब लौटूंगी उस दिन आपकी परवरिश की मिसालें दी जाएंगी। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना मेरी सफलता बेमायना है। जब लौट के आऊँगी तब आपके दी हुई हर सज़ा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। आपकी श्री। श्रद्धा की चिट्ठी पढ़कर प्रेम यादव के चेहरे पर राहत तैर गई। उन्हें इस बात की राहत थी कि उनकी श्री ने उनकी परवरिश को चोट नहीं पहुंचाई। हालांकि अपनी शादी से भागकर उसने उनका दिल ज़रूर दुखाया था, पर फिर भी उन्हें गर्व था कि उनकी श्री अपना भविष्य बनाने गई है। उसकी फिक्र और चिंता से उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। अब वो बस उसकी खबर मिलने का इंतज़ार करने लगे। भार्गव निवास में अफरा तफरी मची थी। अचानक से यहाँ जो बैठक तय हुई थी, सभी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। सावित्री देवी अपने घर में होने वाले किसी भी खास आयोजन की व्यवस्था खुद करवाती थी। समाज के गणमान्य लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी करनी थी। वो घर के नौकरों को हिदायत देकर सारा काम करवा रही थी। सभी भाग भाग कर उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। शालिनी भार्गव और सोम भार्गव अपने कमरे में विचलित बैठे थे। अभी अभी नाश्ते के टेबल पर क्या हुआ और जो होने वाला था, ये सब सोचकर शालिनी भार्गव का मन बैठने लगा था। उनकी आंखें झिलमिला रही थी। अपने आंखों के सामने वो अपने बेटे की जिंदगी व्यर्थ होने देखने वाली थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। इकलौता बेटा जिसने विवाह से इनकार कर दिया, उन्हें ना तो बहू का सुख मिलने वाला था और ना ही पोते पोतियों का। अपनी सास को देखते देखते उनका भी मन कितने सपने संजोए बैठा था कि एक दिन वो भी सास बनेगी और अपनी बहू को सारे रीति रिवाज सिखाएंगी। सास की अलग ही ठसक और रुतबा होता है, जिसे पाने के लिए वो कब से ललाई थी। अचानक से उनके बेटे ने उनके सपनों का वज्रपात कर दिया था। उनके लिए दुख की घड़ी थी, जिसे सोम भार्गव अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना तो वो अपने बेटे पर अपना फैसला बदलने का दबाव डाल सकते थे और ना ही अपने पिता को रोक पा रहे थे। वो भी लाचार से आकर अपनी पत्नी के पास बैठ गए। दोनों के पास एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं था। वहीं युवराज के कमरे में संजय उस पर बिगड़ रहा था। क्या कर रहा है बे पंडित? एक छोटी सी दुर्घटना के कारण तुमने सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए। तुम्हारे इस बेफिजूल की बात से क्या क्या बिगड़ने वाला है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? युवराज ने गंभीर स्वर में कहा। जो बिगड़ेगा वो बन भी जाएगा संजू, लेकिन ये शादी नहीं टली तब जो बिगड़ेगा वो आजीवन नहीं बन पाएगा। संजय कुछ भी सुनने को तैयार ना था। उसने कहा, यार पंडित, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुमने कलयुग में जन्म लिया है, सतयुग या त्रेता युग में नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। वो बस एक दुर्घटना थी पंडित। उस लड़की ने भी यही कहा था ना, अनजाने में हुई गलती ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। फिर तुम क्यों नहीं क्षमा कर देते स्वयं को? मेरी मानो अभी भी समय है, अपने जिद छोड़ दो, दादाजी को रोक लो। युवराज ने ठंडे स्वर में कहा। सही कह रहे हो संजू, अनजाने में हुई गलती ईश्वर माफ़ कर देते हैं, मगर मैं इसे गलती नहीं मानता। ये किस्मत है और किस्मत ज़रूर मिलाएगी मुझे उससे। संजय का मन कर रहा था कि वो अपने बाल नोच ले। युवराज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। संजय ने कहा, पंडित सुन, इस तरह के संयोग और किस्मत इस युग में नहीं होते बालक। तू अपने साथ साथ पूरे भार्गव निवास को अंधेरे में डाल रहा है। उस लड़की का क्या, वो तो अपनी दुनिया में मज़े कर रही होगी। तू शिव नहीं है और ना ही वो पार्वती है, जो युगों की दूरी तय करके सिर्फ तेरे लिए आई हो। युवराज हंस पड़ा। उसने हंसते हुए ही कहा, ऐसे उदाहरण क्यों दे रहे हो? वैसे मेरे लिए वो मेरी पार्वती ही है संजू। तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नजरें उठाकर नहीं देखा। कॉलेज में जाने कितनी ही लड़कियां मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई थी, लेकिन मैंने किसी का चेहरा तक नहीं देखा। मगर संजय उसकी बातें सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मगर मगर क्या? युवराज खिड़की पर चला गया और बाहर देखने लगा। बात सिर्फ एक छोटी सी घटना या दुर्घटना की नहीं है संजू। मेरी नज़रों में वो बस गई है। पहली बार मेरी नज़रें किसी लड़की पर अटक कर रह गई। मैं तब तक उस चेहरे को देखता रहा जब तक वो मुझे दिखाई देती रही।
उसके ट्रेन में चढ़ जाने के बाद भी मेरी नज़रें उसका पीछा करना नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी आंखें बोलती हुई से प्रतीत हो रही थी, जैसे बहुत कुछ उसने अपने दिल में समेटा हुआ हो। पहली बार मेरा मन किया कि मैं उन आंखों की गहराई में उतर जाऊं और उसके बारे में सब कुछ जान लूं। उसका घबराया हुआ सा सहमा हुआ चेहरा मेरे दिल में बस गया है। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ संजू। ये अलग ही अनुभूति है। जब वो मेरे हृदय में इतनी गहराई से उतर चुकी है तो मैं किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ। संजू उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। ये सब क्या कह रहे हो पंडित? किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संजय ने लड़खड़ाई हुई जुबान में कहा। तुम्हें तुम्हें प्रेम हो गया है पंडित, वो भी पहली नज़र का? युवराज ने पलटकर संजय को देखा और हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, प्रेम? उसने संजय की तरफ देखा। संजय उसे ही देख रहा था। हाँ, प्रेम। मुझे नहीं पता कि इस अनुभूति को प्रेम कहते हैं, मगर मैं भार्गव हूँ। अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहता हूँ। अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने से पीछे नहीं रहता। संजय ने सर पीट लिया और कहा, ठीक है पंडित, ये भावनाएं मेरे सामने ही व्यक्त कर, बाकी के घर वालों को और ज़्यादा सदमा दे मत। तैयार हो जा, बैठक शुरू होने वाली है। युवराज ने सर हिला दिया और संजय और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ठीक 2 घंटे बाद एक एक कर सभी मेहमान उपस्थित होने लगे। सूर्य प्रकाश भारद्वाज अपनी पत्नी के साथ पधारे। उनकी पत्नी सरिता भारद्वाज को सावित्री जी अपने साथ महिलाओं के बैठक में ले गई। मुख्य बैठक एक पारभासी पर्दे से घिरा हुआ था। पर्दे की दूसरी तरफ घर की सभी स्त्रियां बैठी हुई थी, क्योंकि उनके परिवार को विशेष आग्रह कर वहां बुलाया गया था, इसीलिए सरिता जी आई थी। 20 अतिथियों के आने के बाद महंत जी प्रेमानंद आचार्य जी पधारे। उनके साथ 4 और लोग भी थे जो श्री राम मंदिर का कार्यभार देखते थे। उनका स्वागत सत्य प्रकाश भार्गव जी ने स्वयं किया। सबके आने के बाद सावित्री जी ने आदरपूर्वक चाय नाश्ता परोसा। माहौल में आज के बैठक के बारे में जानने की उत्सुकता बनी हुई थी। सत्य प्रकाश भार्गव दुविधा में थे। उन्होंने कहना शुरू किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतने कम समय में यहाँ पधारने का कष्ट किया। कुछ ऐसी समस्या ही आन खड़ी हुई है जिसके बारे में विमर्श करना आवश्यक हो गया है, इसीलिए अचानक ही आप सबको बुलाना पड़ा। महंत जी ने पूछा, आपने विशेष आग्रह कर ये बैठक रखवाई है तो अवश्य ही कारण जानना चाहेंगे हम। युवराज सीधा चलकर आया और सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इधर यादव परिवार की फजीहत होनी शुरू हो गई। वो पक्ष को सूचना देनी थी कि वो बारात लेकर ना आए। प्रेम प्रकाश के होश उड़े हुए थे। वो कैसे सामना करेंगे उन लोगों का जो कई महीनों से समधी बनने की तैयारी में लगे हुए थे। पुष्पा ने कहा, ए जी, अब सोचने से क्या होगा, जितना जल्दी उन लोग को खबर दे दिया जाए उतना ठीक रहेगा नू। प्रेम ने बिगड़ते हुए कहा, तब तुम्हें जाके कहवाओ ना, बड़का हमारे सामने झांसी की रानी बनती हो। 10 आदमी के सामने हाथ जोड़कर माथा नीचे करके कहने की हमारी लड़की भाग गई। अब लोग बारात लेकर मत आओ, आसान है क्या? पुष्पा सोच में डूबी हुई और बोली, ए जी, फोनवा कर देते हैं, वहाँ जाकर और फजीहत होगी। प्रेम ने सर पर हाथ रखा और कहा, वो लोग दहेज का पैसा भी नहीं लौटाएगा, हम लोग तो लूट गए। प्रेम बहुत निराश थे। दहेज की रकम वो पहले ही दे चुके थे। शादी की तैयारियों में भी बहुत खर्चा हो चुका था। बहुत सारे बिल्स भरने थे। जिन्हें शादी ना हुई उससे कोई मतलब नहीं था। ऊपर से बदनामी जो हो रही थी वो भी मनोबल तोड़ रही थी। किसी को क्या मतलब कि दुल्हन अपना करियर बनाने के लिए भागी है, वो शादी से भागी है, इससे ज़्यादा बदनामी की बात क्या हो सकती थी। युवराज सभी उपस्थित अतिथियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वो सधे हुए कदमों से चलता हुआ भारद्वाज जी के सामने आ खड़ा हुआ। सूर्य प्रकाश भारद्वाज का व्यक्तित्व उनके नाम की तरह ही आभा लिए हुए था। युवराज को अपने हाथ जोड़कर उन्हें अजीब लगा। युवराज ने उनके सामने जाकर सिर झुका लिया और कहा, मैं आपका और आपके पूरे परिवार का दोषी हूँ। इसके लिए आप जो सज़ा देंगे मैं वो सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। सूर्य प्रकाश भारद्वाज ने हैरानी से युवराज को देखा और अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने युवराज के जुड़े हुए हाथों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, ऐसा क्या कह रहे हैं आप युवराज? आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर दोषी किस बात के? युवराज ने विनम्रता से उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। युवराज के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सभी युवराज को देखने लगे और ये यकीन करने की कोशिश करने लगे कि उन्होंने जो सुना वो सही सुना या नहीं। कुछ पलों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया।
सन्नाटे को भंग करते हुए युवराज ने ही कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, या फिर जो भी सज़ा देना चाहें आप दे सकते हैं, मगर मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। भारद्वाज जी की आंखें क्रोध और अपमान से जलने लगी। वहीं पर्दे के दूसरी तरफ सरिता भारद्वाज भी हैरानी से शालिनी भार्गव की तरफ देखने लगी। भारद्वाज जी ने गुस्से में सत्यप्रकाश भार्गव की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में बोली, भार्गव जी, ये सब क्या है? आपका पोता सगाई के 2 दिन पहले शादी तोड़ने की बात कर रहा है। क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए हमसे रिश्ता जोड़ा था और आज इतने लोगों के सामने हमें अपमानित करने के लिए सभा रखी है? क्रोध से उनका चेहरा लाल पड़ चुका था और वो तेज सांसें ले रहे थे। उधर सरिता जी भी उखड़ गई। शालिनी जी, ये क्या सब है? युवराज क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो उन्होंने पहले क्यों इस रिश्ते को स्वीकार किया था? अचानक से उन्हें क्यों शादी नहीं करनी? ये कोई खेल है क्या? जब मन किया खेल लिए और बोर हो गए तो खेल खत्म। सभा में उपस्थित सभी लोग बातें करने लगे। होने वाली शादी बोकारो शहर के सबसे बड़ी शादियों में से एक होने वाली थी। मेहमानों के लिए सारी व्यवस्था की जा चुकी थी। शहर के बड़े होटल में मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। शादी सिर्फ युवराज की नहीं बल्कि भार्गव निवास के इकलौते वारिस की शादी थी। पूरा शहर निमंत्रित था और अचानक युवराज का ये फैसला किसी को हजम नहीं होने वाला था। भारद्वाज परिवार का नाराज होना और सवाल उठना जायज़ था। सभी की नाराज़गी और सवाल सुनने के बाद सत्यप्रकाश भार्गव अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनका प्रभाव ऐसा था कि उनके खड़े होते हुए ही सभा में चुप्पी छा गई। उनके मस्तिष्क पर सत्यप्रकाश भार्गव जी ने एक नज़र पूरी सभा को देखा और कहा, भारद्वाज जी की नाराज़गी और प्रश्न वैध हैं। हमारे पोते और हमारे परिवार की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। भार्गव जी की बातें सुनकर भारद्वाज जी ने के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने सत्यप्रकाश भार्गव के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, आप उम्र और अनुभव में हमसे बड़े हैं। हमारे पूरे समाज में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं और हम आपका पूरे हृदय से आदर करते हैं। आपने हमारी बेटी को स्वयं अपने पोते के लिए चुनकर हमें बहुत सम्मान दिया था। यह हमारे लिए गर्व की बात थी। हमारी बेटी सभी प्रकार से योग्य है। आज अचानक विवाह के लिए इनकार कर देने से हमारी बेटी और हमारे छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं ये आपको भली भांति ज्ञात होगा। रिश्ता तोड़ने से पहले कृपया हमें हमारा दोष तो बताएं। यूँ पूरे समाज के सामने हमें अपमानित ना करें। सत्यप्रकाश भार्गव ने कहा, भारद्वाज जी, हमने इसीलिए ये सभा रखी है ताकि विवाह तोड़ने का कारण हम पूरे समाज को साफ साफ बता पाएं। हमारा विश्वास करिए, हमें आपकी और आपकी बेटी की परवाह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी उंगली आप पर या आपकी बेटी पर ना उठे। इस विवाह के टूटने की पूरी जिम्मेदारी युवराज और हमारे परिवार की है। थोड़ी देर चुप रहकर सत्यप्रकाश भार्गव जी ने युवराज को आवाज़ दी, युवराज, आप स्वयं कारण बताएं। आप क्यों ये विवाह नहीं करना चाहते? युवराज ने सबके बीच आकर कहा, इस विवाह को ना करने का एकमात्र कारण मैं और मेरे आदर्श हैं। मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि यदि मैं ये विवाह कर भी लेता हूँ तो उसे पूरे हृदय से अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा और ये तो उसके साथ अन्याय होगा। इसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को विस्तार से सबके सामने कह दिया। इधर ओम प्रेम प्रकाश ने फ़ोन करके वर पक्ष को श्रद्धा के घर से चले जाने की बात बता दी। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब ये शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वो बारात लेकर ना आए। वर पक्ष फ़ोन पर हुई बात मानने वाले नहीं थे। शाम तक वो उस दरवाजे पर कुछ संबंधियों को लेकर अपने बेइज्जती का बदला लेने आ चुके थे, जहां वो बारात लेकर आने वाले थे। आते ही उन्होंने पूरे परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। ऐसे मौक़ों पर वो लोग ज़्यादा हितैषी बन जाते हैं जो आम दिनों में खोज खबर भी नहीं लेते। वर के किसी दूर के रिश्ते के भाई ने आकर वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की ब्याह के 2 दिन पहले घर छोड़ के चली गई, भाग गई कोनों के साथ, हम लोग का इज्जत खराब करके समाज में हमारा परिवार का नाम उछाल के भाग गई, भगौड़ी कहीं की। बिना माई बाप का लड़की पर एहसान कर रहे थे हम लोग अपना घर का बहू बना के, वो का ऐसे ही भाग गई। इसका मतलब उसको मन ही नहीं था ब्याह करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं चक्कर चल रहा था, इसीलिए उसका जल्दी जल्दी में ब्याह सेट किया था तुम लोग। किसी के साथ फंसी हुई थी वो पहले से ही, इसीलिए भाग गई। ये ठीक नहीं किया आप लोग, धोखा में रख के शादी तय किए। अब जब वो लड़की भाग गई है तय मुँह लुकवा के घर में बैठ गई हैं। हम लोग का सारा तैयारी धरा रह गया है।
पूरा गांव जवार के सामने मजाक बन गया है। हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को। घर के अंदर बंद सभी मेहमान और यादव परिवार अपने शोक में डूबे हुए थे। ऐसे में यह हंगामा उनके सर के ऊपर उठने लगा था। गुस्से में प्रेम यादव ने घर का दरवाज़ा खोला और सड़क पर उन हंगामा करने वाले लोगों के सामने आ गए। फिर भी क्योंकि उनकी लड़की भागी थी और गलती वधू पक्ष की थी, इसीलिए उन्होंने अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। हमारी बेटी का किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा था। वो मुंबई गई है, वहाँ उसको अच्छा मौका मिला है डिजाइनर बनने का। फिर लड़के के परिवार को भी पता है कि उसको कितना शौक है, कितना अच्छा डिजाइन बनाती है वो। उधर से उल्टा जवाब मिला, शौक वो कुछ नहीं होता है, भाग गई माने भाग गई, समझे? इतना आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को। तभी पुष्पा भी घर के बाहर आ गई। इतनी देर से ज़बरदस्ती के रिश्तेदार की बातें सुनकर उससे भी रहा नहीं गया। बाहर आकर वो बोली, ए बबुआ जी, हमारी लड़की भागी है तो हम लोग माफ़ी मांग ही रहे हैं और कुछ तो नहीं कर सकते ना। हम लोग भी अपना लाज बचाने का कोशिश कर रहे हैं। जो होना था तो हो गया, अब ये हल्ला करने से क्या होगा? हम लोग कुछ दिन बाद मिलेंगे और हिसाब किताब कर लेंगे। अभी हम लोग भी बहुत दुखी हैं, अभी जाइए आप लोग यहाँ से। मगर वो इंसान बड़ा ही ढीठ था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, करने का तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और होने का तो हो ही सकता है। आज सब ठीक भी हो जाएगा, जैसा तय हुआ है सब वैसा ही होगा। बारात भी आएगी और शादी भी होगी। दुविधा में प्रेम और पुष्पा भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो वे बेशर्मों की तरह बोला, 3 गो और बेटी है ना आपके घर में, मछली को ब्याह दीजिए, वही दुल्हा वही तारीख, आओ ये सब में लाट भी बच जाएगा आपका, हम लोग का भी बदनामी नहीं होगा। ये बात सुनकर प्रेम और पुष्पा सोच में पड़ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा पहला पार्ट बताना मत भूलिएगा। और क्या हो पाएगा श्रद्धा की बहन का विवाह इस दुल्हे से, तो देखने के लिए बने रहिएगा साथ में बेताबी तेरे इश्क की में।